अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर CSS 2021। आई नो मुझे ये अर्ली डेज़ में बना लेनी चाहिए थी वीडियो, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं CSS में अप्लाई करने के। लेकिन ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज एस्पायरेंट्स की मौसूल हो रही थी रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये गूगल पे हम आ गए FPSC की वेबसाइट पर, और यहाँ से हम जाएँगे FPSC की वेबसाइट पर, और ये खुल गई वेबसाइट। और यहाँ से हम जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन में। देन ऑब्वियसली आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2021 को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जाके अगर आप न्यू यूज़र हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली मैं एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए बना रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जिसने अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है, स्टेप 1 से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये न्यू यूज़र को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैं हाइड कर दूँगी फॉर प्राइवेसी पर्पसेस जी। तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपने अपना पूरा नाम जो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है आपके, ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन, इसमें आप फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, और साथ में आप कोई डिजिट लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि ये उस तरह से जैसा फेसबुक पे आपका नाम होता है या इंस्टा पे आपका नाम होता है, ये उस तरह से लॉगिन नेम है। देन ये मैं बात कर रही हूँ सेकेंड ब्लैंक की बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली ब्लैंक में आपका ओरिजिनल नाम ही आएगा पूरा। देन आप कोई भी पासवर्ड रखेंगे अपनी मर्ज़ी का, और पासवर्ड ही आपने याद रखना है लेटर ऑन। देन उसके बाद आपने पासवर्ड रखना है और उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। देन ईमेल एड्रेस आपने दे देनी है, और उसके बाद अपना जो CNIC जो कार्ड नंबर है वो आपने दे देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ज़ाहिर है जब आप करेंगे तो आपका डिफरेंट आएगा, तो आपने वो इस ब्लैंक में एंटर कर देना है और इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। आपने बैक जाकर अपना लॉगिन मिला लेना है जो आपने नाम रखा था, और पासवर्ड मिला लेना है जी। तो जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रिएट अपडेट प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है आपने यहाँ पर जाना है, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली आप नाम अपना देंगे, फादर्स नेम देंगे, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली हस्बैंड का नाम देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ देंगे। और आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी किस तरह से सिलेक्ट करनी है, पहले आपने ईयर को सिलेक्ट करना है, देन मंथ को, और उसके बाद आपने डेट करनी है। कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर करते हैं, इसकी वजह से उनका एरर आ रहा होता है। उसके बाद जब आपने ये डेट ऑफ बर्थ भी कर ली, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा, रिलीजन आप अपना एंटर करेंगे। देन फिर अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम के लिए अलग से है ये ब्लैंक, ठीक है। देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं वो सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर आपको ये सारा जो नीचे ब्लैंक्स हैं वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, तो आपको यहाँ पर अपने जो हस्बैंड हैं, या अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ हैं, आपने उनकी भी नेशनैलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, एज बतानी है, एजुकेशन बतानी है, ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा बताना है, डेजिग्नेशन बतानी है कि मतलब पोस्ट क्या है। देन फिर आपने अपना एड्रेस बताना है। लाइन 1 में क्योंकि एड्रेस बेसिकली लंबा होता है, तो लाइन 1 में और लाइन 2 में आपने एड्रेस अपना बता दिया, डोमिसाइल आपने बता दिया कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट बता दिया आपने, देन आपने अपनी ईमेल बता दी, उसके बाद फ़ोन नंबर्स आपने अपने सारे दे दिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लिखा हुआ है प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर आप पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट दे चुके हैं तो वो आपने बताना है, अगर नहीं दे चुके तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। देन फिर आपने बताना है कि आप रिलैक्सेशन जो है एज की वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एज़ यू ऑल नो कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप रिलैक्सेशन एज की क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या कभी आपको कोई कैद हुई है या कभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगा है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं तो फिर आपने इस पे नो पे कर देना है, और आपने इस तरह से ये अपडेट पे अपडेट सेलेक्ट कर देना, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट करनी है।
देन यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 30 KB साइज़ की कोई भी फ़ोटो अपनी जो है अपलोड कर देनी है। और फ़ोटो आपकी ऐसी हो कि उसमें आपका फ्रंट फेस जो है, यानी कि वो टिल्ट फ़ोटो ना हो और आपका फेस जो है उसमें क्लियर नज़र आ रहा हो। और बेहतर रहेगा अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है पहले स्कैन करवाएं और उसके बाद ये अपलोड कर दें। और ये किस तरह से रीसाइज़ करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी कि किस तरह से आपने रीसाइज़ करनी है फ़ोटोज़। देन आपने ये यहाँ से अपलोड कर दी। उसके बाद ये देखिए साइड पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन भी हो गई, अपलोड फ़ोटो भी हो गई। अब एजुकेशन में जाएं। एजुकेशन में सबसे पहले जो आपकी रीसेंट डिग्री है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर मोस्ट रीसेंट एजुकेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिख देना है कि आपका क्या एग्जामिनेशन था। अगर आपने BS किया है, MPhil किया है तो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर या तो आप ग्रेड भी लिख सकते हैं, डिवीज़न भी लिख सकते हैं, CGPA भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि वो इंग्लिश मीडियम था या उर्दू मीडियम था। ये जो नीचे वाली ब्लैंक है, ठीक है, ये वाली जो ब्लैंक है, ठीक है, इस पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। और यहाँ पर आ गया जिस जगह से आपने BS किया है या MPhil किया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो अलग अलग से ब्लैंक्स क्यों हैं। वो इस तरह से अलग हैं क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे होते हैं BS या MPhil, वो किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है, तो ये उस सूरत में है, ठीक है। तो यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है वो ऊपर वाली ब्लैंक में, और जिस जगह से एक्चुअल आपने किया है वो नीचे वाली ब्लैंक में हो गया। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन फ्रॉम डेट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये तो स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है याद नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ आप क्या करें, अंदाज़ा तो होगा ना आपको कि इस महीने में स्टार्ट हुआ था, तो आप यहाँ पे अंदाज़न आप देख लें, ठीक है। ईयर में जाएं और देख लें कि कौन सा महीना होगा, और अंदाज़न आप डेट लिख दें, क्योंकि फ्रॉम तो हमें कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स पे भी नहीं लिखा होता, तो ये आपको कहीं से अंदाज़ा नहीं हो सकता एग्जैक्ट डेट का। फिर टू डेट, ये आपको पता चल सकता है क्योंकि आपके रिज़ल्ट पे लिखा होता है, ठीक है। टू का भी आप अंदाज़ा लगा लें कि रिज़ल्ट आपका कितनी देर बाद आया था। अब फॉर एग्जांपल जब आपका सेशन ख़त्म होता है आपको ये तो याद होगा ना कि रिज़ल्ट आपका कितने महीने बाद आया था, ठीक है। तो जितने रिज़ल्ट पे तो डेट लिखी होती है, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट है, ठीक है, इसकी तो डेट रिज़ल्ट पे लिखी होती है। तो आप एक काम करें, अगर आपका रिज़ल्ट 3 माह बाद आया था तो आप सिंपली उससे 3 माह पीछे चले जाएं और कोई सी भी डेट यहाँ पे डाल दें, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये RMF और देखिए नीचे डिटेल लिखी है कि अगर तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको एलिजिबल बनाती है इस पोस्ट के लिए तो आप R करेंगे, ठीक है। अगर आपने MBBS किया है तो आप M सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर तो आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं तो आप F को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से है। तो अगर आप यहीं के पढ़े हुए हैं देन फिर आपको R को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब होता है ना कि बाज़ औक़ात लोगों ने एक सब्जेक्ट में मास्टर किया होता है या 2 सब्जेक्ट में मास्टर किए होते हैं। अगर आपका एक ही मेजर था, फॉर एग्जांपल BS वालों का एक ही मेजर होता है यूजुअली, तो आप एक ही मेजर लिखते हैं, बाकी ना करें, ठीक है। और याद रहे कि जिस पे ये जो एस्टेरिकल ये जो स्टार है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो ब्लैंक्स हैं वो आपने लाजमी फिल करनी है। और जहाँ पे ये स्टार नहीं लगा हुआ वहाँ पर आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वहाँ छोड़ भी अगर देंगे तो कोई मसला नहीं है। देन आपने बता देना आपको कोई डिस्टिंक्शन मिली है कि नहीं मिली, कोई अवार्ड्स मिले हैं कि नहीं मिले, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको जिस तरह से वो लैपटॉप फ़ोन मेरिट का चला था सिस्टम पिछले कुछ सालों में, तो अगर आपको वो मिला है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई मेडल शेडल अगर आपको कभी मिला है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर ये सर आप सेव कर लेंगे। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में ऑब्वियसली अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं जॉब की हुई है, तो आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे कि एज़ व्हाट आप काम करते। फॉर एग्जांपल अगर एज अ टीचर आप कहीं काम कर रहे थे, एज अ लेक्चरर काम कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की थी या प्राइवेट थी आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपने बताना है कि किस किस्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, फेडरल थी, प्रोविंशियल थी, आर्म्ड फोर्सेस में थे आप, सेमी गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी या किस तरह की थी, तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर नेचर ऑफ जॉब, परमानेंट थी, टेम्प्रेरी, ऑफिशिएटिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। देन इसका भी आपने बता देना कि कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ पे एंड की। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनको चाहिए था कि कंटिन्यू अगर है जॉब तो उसका भी कोई ऑप्शन देते,
लेकिन खैर यहाँ पे बेसिक स्केल आपने लिखना है। अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो फिर आपको यहाँ पे स्केल देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने सेव कर देना, आपकी ये भी हो गई, ठीक है। इसी तरह से सेव करने के बाद आपने दोबारा, अगर आपने एक और जॉब यानी कि आपने 2-4 जॉब्स अगर की हुई हैं तो आपने दोबारा से सेव करने के बाद आपने दोबारा से एक्सपीरियंस में जाना है और दोबारा से आपने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप गए, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ये काफ़ी एक फ़नी सी बात है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट एंड एंड। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जो है किसी की अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो रीडिंग है, ठीक है, तो अब उसका हम क्या स्टार्ट एंड लिखें। लेकिन खैर ये आपने फिल करना है और ये कंपलसरी है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कितने सालों आपने वो काम किया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि किस काम के बारे में आप लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से आप इसमें 2-4 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। देन आ जाता है पेरेंट पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट करना है कि आप फादर के बारे में बता रहे हैं या मदर के बारे में बता रहे हैं। देन फिर पेरेंट्स का पूरा नाम, और याद रहे कि पेरेंट्स का भी आपने वो नाम लिखना है जो उनके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। पेरेंट्स की एज लिखनी है, फिर क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, ये सारी ये देखिए उन्होंने क्वालिफ़िकेशन आपको दी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनका प्रेजेंट डेजिग्नेशन लिखना है, ठीक है, कि इस वक्त उनकी क्या डेजिग्नेशन है, और फिर आपकी पैदाइश के वक्त उनकी क्या डेजिग्नेशन थी वो भी लिखनी है। और ये भी बताना है कि पेरेंट्स जो हैं अलाइव हैं या नहीं हैं, और अगर अल्लाह ना करे डेथ हो चुकी है तो उनकी डेथ ईयर कौन सा है आपने ये भी बताना है। देन एनुअल इनकम बता देनी है। अब एनुअल इनकम आप सिंपली किस तरह से निकाल सकते हैं, अपनी मंथली इनकम जो है उसको 12 पे मल्टीप्लाई करें तो आपकी एनुअल इनकम निकल आएगी, वो आप यहाँ पे रुपीज़ में लिख देंगे। अगर आपकी डॉलर्स में है तो भी आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मेन इनकम के अलावा आपका कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद सेव करने के बाद जिस तरह से फादर की आपने ऐड किया है उसी तरह से आपने मदर की भी करनी है, सिर्फ एक करके छोड़ नहीं देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप डिसेबल हैं तो आपने डिसेबल का सिलेक्ट करके बताना है कि किस किस्म की आपकी डिसेबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई राइटर हेल्पर चाहिए पेपर में या कंप्यूटर चाहिए या नहीं, तो आपने इसको सिलेक्ट करके सेव कर देना है। उसके बाद लैंग्वेजेस में आ जाए। पहले आपने बताना है कि आपकी लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जाएंगे तो सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस आपकी आ जाएंगी। और इसमें आपने बताना है कि रीडिंग कैसी है आपकी, राइटिंग कैसी है और स्पीकिंग आपकी स्किल्स कैसी हैं। और इसमें आपने कोई झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह जब आप पास हो जाएंगे और इंटरव्यूअर्स के पैनल के सामने आप बैठे होंगे तो ये सारा जो आपका प्रोफाइल है वो उनके टेबल पे पड़ी होगी और उनके सामने होगी, ठीक है। तो जाहिर है वो आपको देख तो लेंगे, वो आपको असेस तो कर लेंगे कि आपकी वाकई जिस तरह से स्पीकिंग उस तरह से लैंग्वेज में अच्छी है या नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा है कि एक्सीलेंट, तो हो सकता है कि वो आपको जज करें और वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप ज़रा बोल के दिखाएं या आप डेमो दें उस लैंग्वेज का, स्पेसिफिक लैंग्वेज का। अच्छा, फिर आपको उस लैंग्वेज में कोई डिप्लोमा मिला है या सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ करते होते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आप सेव करके एक लैंग्वेज का सारा आप डिटेल पर्टिकुलर सेव करके देन फिर आप दूसरी लैंग्वेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है ब्रदर सिस्टर एजुकेशन, उसमें गए। अब आपके जितने भी बहन भाई हैं ना, आपने सबकी जो है बारी बारी मतलब आपने वो करना है, सेलेक्ट करने हैं उनके पर्टिकुलर्स, नाम बताना है, एज बतानी है, ऑक्यूपेशन बताना है, एजुकेशन बतानी है और आपने सेव कर देना है। इसी तरह से आप बाकी सबका भी करेंगे। देन नेक्स्ट है रिलेशंस। अब रिलेशंस में क्या आता है, यानी कि आपकी नियर रिलेशन में, यानी कि फादर मदर ब्रदर सिस्टर या फादर्स अंकल वगैरह में कोई क्या गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई फ़ौज में है या कोई ब्यूरोक्रेसी में है या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में कोई है, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है, नाम लिखना है और जिसका नाम आप लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो लिखना है, और ये लिखना है कि वो किस डिपार्टमेंट में है और उनकी ड्यूटी इस वक्त कहाँ है, ये लिख कर आपने सेव कर देना है। अगर आपसे आपके एक से ज़्यादा रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में तो फिर आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस CSS एग्जामिनेशन। अगर आपने पहले कोई पेपर दिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपने रोल नंबर अपना दे देना है। फिर ये दे देना है कि आप एब्सेंट थे कि प्रेजेंट थे और आपका रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एब्सेंट थे, फेल थे, पास थे, रिकमेंडेड थे कि आप रिज़ल्ट का वेट करें। अभी ज़ाहिर रिज़ल्ट नहीं आया, अगर आपने पिछली अटैम्प्ट दी थी तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे सेव कर देना इसको। देन आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका ये सारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब आप आएंगे ऊपर वाली प्रोफाइल पे जिसमें आएगा अप्लाई फॉर CSS। यहाँ पर आप गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन आपने क्या करना है, आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है। आपने ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स अपने इसमें ऐड में जाके चूज़ करने हैं। देन आपने अपना चालान फॉर्म के ऊपर रिसीप्ट नंबर लिखना है। अब रिसीप्ट नंबर आपको कहीं भी प्रिंटेड नहीं मिलेगा, जब आप फ़ी सबमिट कराएंगे। ठीक है, फ़ीस आपने पहले सबमिट करानी है, ये सब सारा प्रोसेस करने से पहले। तो आपके चालान फॉर्म पे एक हैंड रिटन उन्होंने एक सर्कल बना के उस एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है इस ब्लैंक में, चालान रिसीप्ट नंबर में। देन अमाउंट तो आपको पता ही है। देन आपने अपना बैंक नेम लिख देना है और आपने यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपका जो भी शहर है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद ब्रांच कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ब्रांच कोड आपको जो आपने फ़ीस सबमिट कराई होगी ना, तो वहाँ पर जो आपका वो उन्होंने स्टैंप लगाई होगी, उस स्टैंप के अंदर आपका ब्रांच कोड होगा, वो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। देन फिर आपने जिस डेट पे फ़ीस सबमिट कराई है वो आपने यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है और याद रहे कि पहले साल, फिर महीना और फिर डेट। देन उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने बेसिकली FPSC वालों को बताना है कि आप किस शहर में पेपर देना चाहते हैं और यहाँ अगर एक दफ़ा गलत सेलेक्ट हो गया ना, देन फिर आपको उसी शहर में जाके पेपर देने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस आपने ध्यान से करना है। बस फिर आपने प्रोसीड नेक्स्ट कर देना है और इस तरह से आपकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब बात कर ली जाए कि आपने सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। तो आपके सामने इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे होंगे, आपने इनको ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से, जो सब्जेक्ट है उसी के साथ ही आपने टिक करना है। ठीक, इस तरह से आपने अपने 5-6 जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, अगर तो आप 200 मार्क्स वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपके 5 बनते हैं, अगर तो आप 100 वाले करते हैं तो आपके 6 बनते हैं। तो आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने ऑक्यूपेशनल ग्रुप किस तरह से चूज़ करने हैं, देखें, आप जिस ग्रुप पे पहले टिक करेंगे, ठीक है, वो आपका नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से ना, तो साथ साथ लिखे हुए आ जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए कि आपने किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है और आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी हैं। उसके बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, जब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने भिजवा नहीं देते। और उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आपके सामने किस तरह की एप्लीकेशन डेटा आपका आ जाएगा, जिसमें सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की थी पहले भी, वो आपका सारा जो है एक पेज पे इस तरह से ना आपका सारा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको प्रिंट निकलवा लेना है। आपने जब इसको प्रिंट निकलवाया है, ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे आपने साइन करना है। ठीक है, और साइन के बाद आपने क्या करना है, एक लास्ट में एक चेक लिस्ट आएगी, ये जो आपके सामने चेक लिस्ट आएगी, यहाँ पे आगे उन्होंने बॉक्सेस बनाए होंगे, उस पर आपने येस येस करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसीप्ट ओरिजिनल लगा दी है साथ, अब आपने लगाना क्या क्या साथ, आपने ओरिजिनल रिसीप्ट लगानी है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगानी, और फ़ोटोज़ की बैक साइड में आपने अपना फादर्स नेम लिखना है, अपना भी लिखना है और फादर्स नेम भी लिखना है, और उसको अटेस्ट भी कराना है। और आपने CNIC की एक कॉपी अटेस्ट करानी है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट की कॉपी अटेस्टेड लगानी है, और उन्होंने लिखा है कि कार्ड्स वगैरह नहीं चलेंगे, मार्कशीट्स नहीं चलेंगी। देन इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट की आपने कॉपी लगानी है एक। उसके बाद आपने जो डिग्री अगर आपने ली है, ठीक है, और जितनी भी डिग्रीज़ ली हैं वो आपने अटेस्टेड जो है उसकी कॉपी लगानी। उसके बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप फाटा से हैं या GB से हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कश्मीर से हैं तो उसका अलग से आ जाएगा, माइनॉरिटीज़ हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ना आप कश्मीर से हैं, ना माइनॉरिटी से हैं, ना नॉन मुस्लिम हैं, ना GB से हैं, तो फिर इसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप आगे इसके नो लिखते जाएंगे और जो आपने लगा दिए हैं वो आप यस यस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसेबल का भी है यहाँ पे ऑप्शन, और उसके बाद इसमें अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के एक्स एम्प्लॉय हैं तो वो भी आप
अगर हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद आपने नीचे साइन करने हैं, वहाँ अंडरटेकिंग लिखा होगा, आपने उसको साइन करना है। ठीक है, उसमें आपसे कहेंगे कि आप ये तस्दीक करते हैं कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो सब सच्ची है, और अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन झूठी निकली और अगर आपकी पोस्टिंग हो भी चुकी हुई तो ऑब्वियसली आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर देने पर FPSC कादिर है। तो इस चीज़ पे आप अंडरटेकिंग साइन करके देते हैं उनको। ठीक है, तो बस उसके बाद आपने इसको प्रिंट निकलवा लेना है, ये सब साइन करके डॉक्यूमेंट साथ में अटेस्टेड जो है अटैच करके उसके बाद आपने इसको FPSC भेज देना है। और FPSC जो जिस एड्रेस पे भेजना है वो मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो बेसिकली आपने इस एड्रेस पे भेजना है, आगा खान रोड F5/1 इस्लामाबाद। ठीक है, और ऊपर लिखे गए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। और उसके बाद आप TCS से भेजिएगा, आपको तकरीबन 250 लगेंगे आपके, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको जो है वो मिल जाएगा। और आपने जिस दिन अप्लाई किया ना उस दिन के 10 दिन के अंदर अंदर, यानी उस दिन के बाद से 10 दिन के अंदर अंदर आपका वो FPSC पहुंच जाना चाहिए। 10 दिन से ज़रा सा भी कम हुआ तो वो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जी, बाकी मैंने आपको पिक्चर रीसाइज़ का बताना था। आपको गूगल से ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे आप जो है वो पिक्चर को रीसाइज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को मसला ये आ रहा है कि रीसाइज़ अगर हो भी जाती है तो 70 KB या 100 KB की होती है, इससे कम नहीं होती। तो उसका एक सिंपल सा हल है, आप ऐसा करें कि आप अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 KB हो भी गई है या 60 KB हो गई है तो आप उसको बस दोबारा से कर लें, ऐड करके अगेन उसको रीसाइज़ करें तो आपका फिर 30 KB तक हो जाएगा रीसाइज़ बहुत आसानी से। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको आई होप कि मैंने बता दी है, तो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।